Welcome to Gupshup Junction. In today's episode, we will dive into the world of cybersecurity. Today, we have Nitish Sabnis as our esteemed guest. Nitish is a seasoned cybersecurity expert with a wealth of knowledge and experience in safeguarding the digital realm. We will be delving into ever-evolving landscape of cybersecurity, discussing key insights, trends, and strategies to stay one step ahead of cyber threats. So get ready to learn, explore, and fortify your digital defenses as we embark on this enlightening conversation with Nitish on Gupshup Junction. Welcome, Nitish, to Gupshup Junction. Thank you, Neerja ji. I'll begin with a short description about cyber security. क्या होता है? हम न्यूज़पेपर में देखते हैं साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, बहुत सारा टर्म्स भी यूज किए जाते हैं जैसे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी. इंफॉर्मेशन और साइबर सिक्योरिटी में थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि हमारी जो इंफॉर्मेशन रहती है वो सिर्फ डिजिटल जरियों में स्टोर नहीं होती है या डिजिटल मीन्स में नहीं होती है. बहुत सारा इंफॉर्मेशन जो होता है वो फिजिकल फॉर्म में भी रहता है, जैसे आपके लेटर्स रहेंगे, बैंक स्टेटमेंट्स रहेंगे जो प्रिंटेड कॉपीज रहते हैं. पर जितना इम्पोर्टेंस डिजिटल के बारे में है उतना ही इम्पोर्टेंस जो हार्ड कॉपीज है डॉक्यूमेंट्स के उनको भी सिक्योर रखना जरूरी है, क्योंकि अभी ऐसा सिचुएशन है कि बहुत सारे फिजिकल कॉपीज भी हम लोग डिजिटाइज कर रहे हैं. So the physical information and the digital information both are very important when it comes to cyber security और information security. जब information security ये term बोलते हैं तब physical और digital दोनों साथ में आते हैं. जब हम cyber बोलते हैं तो सिर्फ digital information के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. तो साइबर भी ये शब्द है, इसको भी बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं. हम कंप्यूटर्स यूज करते हैं, मोबाइल फोन या स्मार्टफोन्स यूज करते हैं. कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो भी एक तरह का कंप्यूटर ही है, क्योंकि उनमें जो प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स रहते हैं या प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स रहते हैं, पीसीबी जो बोलते हैं, या अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है, वो एक तरीके का कंप्यूटर ही है. जो तो आप बोल सकते हो कि मेरा माइक्रोवेव, मेरा वॉशिंग मशीन, मेरी डिजिटल घड़ी जो है, मेरे इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस जो है, वो भी एक तरीके के कंप्यूटर ही है, पर उनका काम बहुत स्पेसिफिक है, जहाँ पे आपको माउस की जरूरत नहीं होती है, आपको कीपैड्स रहते हैं और आप कुछ ना कुछ उस पर ऑपरेट कर रहे हो, और उनका काम है आइदर खाना गर्म करना या कपड़े धोना. बट दीज आर ऑल्सो डिफरेंट वेज in which you can consider it as a computer, और these are electronic devices. तो हमारा जो साइबर लॉ है वो कंप्यूटर का डेफिनेशन बोलता है कि उसमें आप जब किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है, इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ कंप्यूटर. आपका साइबर अटैक भी आजकल घर में अलग अलग डिवाइसेस जो लग रहे हैं ऑटोमेशन के लिए, कि आप एलेक्सा बोलो या सीरी बोलो या ओके गूगल बोलो, और उससे आपके फोन्स और आपके फ्रिजेस, आपके रेफ्रिजरेटर्स ये भी ऑपरेट हो सकते हैं. बल्कि वो कंप्यूटर नहीं, नॉर्मली लोग बोलते हैं कि अरे ये नहीं कंप्यूटर है, पर फिर भी देयर इज अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट. Information is flowing through these devices also. So this all falls under the cyber space. तो हम सिर्फ कंप्यूटर या स्मार्टफोन, ये अभी साइबर स्पेस का नहीं है भाग. इसके साथ अभी आपके एसी, रेफ्रिजरेटर, आपके डोर लॉक्स भी बहुत सारे अभी आप एडवर्टाइजमेंट देख रहे होंगे कि आप रिमोट लोकेशन से आप आपके घर में किसी को एक्सेस दे सकते हैं अगर ओटीपी दिया. आपकी गाड़ियां भी अभी मोबाइल फोन से ऑपरेट हो सकती है, आप वॉइस इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो. तो कहीं ना कहीं इन चीजों में एक कंप्यूटर है या कोई तो प्रोसेसर है जो सब चीजें एनेबल कर रहा है. So cyber is not just about computers or smartphones, it is about all the electronic devices also which can be remotely operated nowadays. तो जब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कहते हैं तो उसमें बेसिक कंसेप्ट्स हैं, जैसे कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी, एंड देयर इज ऑल्सो एन एस्पेक्ट ऑफ ट्रेसेबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी. मैं हर एक ये कॉन्सेप्ट को मैं एक्सप्लेन करूंगा. आई विल प्रोबेबली गिव सिंपल एग्जांपल्स ऑल्सो. अभी कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब क्या, कि हम जो बात कर रहे हैं या कोई
डिस्कशन हो रहा है या कोई इंफॉर्मेशन है, डेटा है, वो सही लोगों के बीच में ही अगर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, so then it maintains a certain amount of confidentiality. It is only meant for certain people. फिर एस्पेक्ट आता है इंटेग्रिटी का। इंटेग्रिटी ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब आप जो इंफॉर्मेशन बना रहे हो या क्रिएट हो रही है या रिकॉर्ड हो रही है, उसको कोई मैनिपुलेट ना कर पाए। तो जब वो इंफॉर्मेशन सही ढंग से सही फॉर्म में, उसके ट्रूएस्ट फॉर्म में जब मिलेगी, तब सही लोगों को उसका मीनिंग समझेगा। जैसे फेक न्यूज़ है, तो फेक न्यूज़ मतलब कहीं न कहीं कुछ घटना हुई है, किसी ने वो मैनिपुलेट की है या किसी ने इमेजेस फ़ोटोशॉप की है, तो वो एक्चुअल फ़ोटोज़ कुछ तो अलग ही है, पर हमने वो इंफॉर्मेशन का इंटेग्रिटी लूज़ हो गया जब उसको किसी ने मैनिपुलेट कर लिया या उसको बदल दिया। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इन्फॉर्मेशन बदलनी चाहिए। अगर मुझे किसी ने बोला कि एक इन्वेंट्री का स्टॉक ले लो, मेरे पास कितने कितने फैक्ट्री में प्रोडक्ट्स पड़े हैं और मैंने गलती से 10 के बदले 15 लिख दिया और किसी ने उसका ऑडिट किया, तो मुझे वो बदलना पड़ेगा। तो ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि इन्फॉर्मेशन की वैल्यू बदलनी नहीं चाहिए। इन्फॉर्मेशन की वैल्यू बदल सकती है, पर वो ऑथराइज्ड तरीके से करना ज़रूरी है। तीसरी एस्पेक्ट आती है अवेलेबिलिटी की। आपको जब कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपको वो मिलनी चाहिए जल्द से जल्द। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपने रिक्वेस्ट की और आपको इन्फॉर्मेशन मिलने में बहुत टाइम लग गया। तो फिर उस इन्फॉर्मेशन की कुछ वैल्यू नहीं है। जैसे हम कभी-कभी वेबसाइट्स पे लॉगिन करते हैं और टिकट बुक करनी होती है। पर उसी समय अगर 100-200 लोग या मे बी हज़ारों में लोग एक साथ लॉगिन करेंगे, तो कभी-कभी वेबसाइट डाउन हो जाती है। वो क्यों? क्योंकि हर कंप्यूटर की, हर वेबसाइट की एक कैपेसिटी होती है हैंडल करने की रिक्वेस्ट्स। तो वो अवेलेबिलिटी होती है। अगर आपको जब चाहिए तब इन्फॉर्मेशन ना मिले, तो अवेलेबिलिटी हैम्पर हो जाती है। चौथा एस्पेक्ट आता है ट्रेसेबिलिटी का। ट्रेसेबिलिटी मतलब किसने क्या कब किया, ये कहीं न कहीं इसका रिकॉर्ड होना चाहिए, नहीं तो आपको अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करने में बहुत दिक्कत होती है। अ, जब कभी भी कोई साइबर क्राइम होता है, तो उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए लॉग्स की ज़रूरत होती है कि ये कब घटना हुई, किसने की, कौन आया था। जब ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो, तब कोई इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। नहीं तो फिर उसमें आप कुछ इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते हो। जैसे फिजिकल क्राइम होता है और क्राइम को एरिया सिक्योर किया जाता है, उसके बाद पुलिस आती है, एविडेंस कलेक्ट करती है, वो एविडेंस टैम्पर प्रूफ हो, इसके लिए कुछ उनके प्रोसीजर्स रहते हैं। उसी तरीके से अगर आपके पास अकाउंटेबिलिटी और ट्रेसेबिलिटी मेंटेन करने के साधन हो, तो आप इन्वेस्टिगेशन भी सही तरीके से कर सकते हो। तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी, ट्रेसेबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी, ये सब चीज़ें हमेशा आपके जाने-अनजाने में आप फॉलो कर रहे हो। जैसे हम किसी दोस्त के साथ बात करते हैं और बोलते हैं कि भई ये और किसी को मत बताओ, तो यू आर एक्सपेक्टिंग कॉन्फिडेंशियलिटी। आप फेसबुक पे या सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे आपकी प्रोफ़ाइल प्राइवेट रखते हो, तो आप यू आर मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी। आप कोई फ़ोटो पेस्ट करोगे और वहाँ उसका सेटिंग रहता है कि ये पब्लिक होना चाहिए या ओनली विथ फ्रेंड्स होना चाहिए या ओनली मी होना चाहिए। यू आर मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी और यू आर एडजस्टिंग द पैरामीटर्स। अभी एक उदाहरण दूँ मैं कि अगर मैंने फ़ोटो फ़ेसबुक पे पोस्ट कर दिया और वो पब्लिक है, तो वो कोई अनजान आदमी उस फ़ोटो को लेके कुछ उसको मैनिपुलेट करे, उसकी संभावना ज़्यादा होती है। तो जैसे कॉन्फिडेंशियलिटी घटी, वैसे उसके इंटेग्रिटी लूज़ करने के चांसेस बढ़ गए, क्योंकि वो ज़्यादा अवेलेबल हो गया, क्योंकि अभी ज़्यादा लोगों को पता है कि ये इन्फॉर्मेशन या फ़ोटो क्या है। कोई इन्फॉर्मेशन जो आप आपके पास ही रखते हो या आपके दिमाग में ही होती है, उसकी इंटेग्रिटी बदलना तो मैं कहूँगा नामुमकिन है, क्योंकि वो आप ही के पास इन्फॉर्मेशन है। तो अवेलेबिलिटी, इंटेग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी ये हमेशा बैलेंस होता है। मैं बिज़नेसेस की बात करूँगा। बिज़नेस जब करते हैं तो बहुत सारा फाइनेंशियल डेटा, अलग-अलग इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट्स के बीच में फ्लो होती है। तो जब ये फ्लो करना होता है, तो क्योंकि दूसरे डिपार्टमेंट्स को भी इसकी ज़रूरत है। अगर मैंने वो सब इन्फॉर्मेशन मेरे पास ही रख दी, तो बाकी डिपार्टमेंट्स ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास वो इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। तो इसीलिए कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी ये हमेशा बैलेंस होना चाहिए।
ताकि आपका जो ऑब्जेक्टिव है उस हिसाब से आप आगे बढ़ो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी ये जैसे मैंने उदाहरण दिया, फोटो पोस्ट कर रहे वक्त आपके भी बहुत सारे सेटिंग्स होते हैं। आप जाने अनजाने में ये चीजें फॉलो कर रहे हो, आप किसी दोस्तों के साथ या रिश्तेदारों के साथ भी बातें करते हो और आपको एक्सपेक्टेशन है कि ये किसी को और नहीं बताए, सो दीज प्रिंसिपल्स आर बीइंग फॉलोड। या आप किसी को बोलते हो एक बात और वो थोड़ा उसमें और चेंज करके किसी और को बोल देता है, तो वो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन जो इंटेग्रिटी है इंफॉर्मेशन की, वो बदल गई, क्योंकि किसी ने और उसका कुछ तो पर्सपेक्टिव डाल के आगे आगे भेज दिया। सो दीज आर द फंडामेंटल्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। आप कहीं पे भी जाओ यही प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं, अलग अलग वेरिएशन में, अलग अलग बैलेंस के साथ। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या इंडिविजुअल्स में कहूंगा कि लोगों की अवेयरनेस, जो प्रोसेसेस की अवेयरनेस है और टेक्नोलॉजी का यूज है, इन तीनों का सही मात्रा में होना बहुत इसेंशियल है। अभी क्या हो रहा है कि लोगों को स्मार्टफोन सबके हाथ में आ गए हैं, और उसको ऑपरेट कैसा करना है, ऑपरेट कैसे करना है, ये प्रोसेस या उसका जो तरीका है वो अभी तक सबको नहीं पता है। तो सेफली पीपल ऑपरेट ना, प्रोसेस, सेफली ऑपरेट बिल्कुल कैसे सेफली करें। ऑपरेट करना। हाँ, सो ऑपरेट तो कर रहे हैं, पर हम्म, एक सही सही चीज से ऑपरेट करना ये भी एक इसेंशियल बात है। तो लोग आ गए, प्रोसेसेस या आपका तरीका आ गया, और टेक्नोलॉजी आ गई, ये तीनों का हमेशा भी बैलेंस होता है कि आपके पास सबसे हाईफाई फोन है, पर आपको उसको यूज नहीं करना आता, तो कोई मतलब देयर इज नो पॉइंट ऑफ इट। या आपको बहुत सारी प्रोसेसेस दिए गए हैं कि भाई आप इस तरीके से ये इस्तेमाल करो, पर आपके पास वैसी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो फिर भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और लोगों का अवेयरनेस होना ये सबसे इसेंशियल है कि कैसे करे, क्या इस्तेमाल करे। और दैट इज द रीजन वाई कि यहाँ साइबर क्राइम्स अभी हो रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास टेक्नोलॉजी तो है, पर उसे इस सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करना चाहिए ये पता नहीं है। सो ये पीपल प्रोसेस टेक्नोलॉजी का भी जो फंडा आता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं कहूंगा कि साइबर क्राइम्स क्यों होते हैं, इट्स इट्स मेनली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस, या चीजें अपडेट नहीं की है, या किसी को पता नहीं है। और पता होना या अप टू डेट होना ये रिक्वायरमेंट है, पर अप टू डेट होने के लिए भी टाइम लगता है। ऐसे नहीं है कि आज कुछ तो नई चीज आ गई और सबको सब उस बारे में पूरी जानकारी है। सभी सभी का समझने का, लर्न करने का एक टाइमलाइन होता है, टाइम लेते हैं लोग। तो अगर उस टाइम में कुछ हो जाए तो अभी उसको आप बोल सकते हैं कि ये रिस्क है, पर ये एक्सेप्टेड रिस्क है। पर अपडेट चीजें करना ये जरूरी है। और हर किस्म की जो इंफॉर्मेशन है वो अगर आपको मिसयूज करनी है तो मिसयूज कर सकते हो आप। जैसे अभी सोशल मीडिया पे लोग प्रोफाइल्स पे इंफॉर्मेशन लिखते हैं, उनके फैमिली के फोटोज रहते हैं, उनके पेट्स के फोटो रहते हैं, वो क्या चीजों में इंटरेस्टेड है उसके फोटो होते हैं, या पोस्ट्स होते हैं। बहुत सारे लोग उसके ऊपर ब्लॉग्स लिखते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन अगर किसी को मिसयूज करनी हो तो उसको पॉसिबिलिटीज एंडलेस है। अभी मैं जैसे उदाहरण दूंगा कि मैं अगर ट्रैवल कर रहा हूँ, या मेरे प्रोफाइल के डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि आई लाइक टू रीड बुक्स, या आई लाइक पॉडकास्टिंग, तो मैं उस व्यक्ति को अप्रोच करके ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए मुझे ऑलमोस्ट कोई रोक नहीं सकता, बिकॉज आई एम जस्ट स्ट्राइकिंग अ कैजुअल कॉन्वर्सेशन, राइट। और उस जैसे जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन आप इकट्ठा करते हो एक व्यक्ति के बारे में, क्योंकि व्यक्ति ही वो प्रोसेस फॉलो कर रहा है या टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, उतना आपको उनके साइकी के बारे में पता चलता है। तो साइबर अटैक जब होता है तो इट इज नॉट कि मैंने कंप्यूटर लिया और धड़ाधड़ कुछ तो चीजें कर ली और उनके अकाउंट को एक्सेस मिला, उस व्यक्ति के बारे में भी जानना बहुत इसेंशियल है। तो आपने मूवीज में देखा रहेगा या स्पाई थ्रिलर्स में देखा रहेगा कि सामने वाला क्या कर रहा है, उसके वो देखने के लिए भी बहुत सारे लोग रहते हैं हु आर जस्ट स्पाइंग ऑन हिम एंड अंडरस्टैंडिंग कि किस तरीके का अटैक करेंगे जिससे मैक्सिमम इम्पैक्ट हो जाएगा। सो ऐसा मत समझिए कि सिर्फ डिजिटल इंफॉर्मेशन ही हैक होती है या उसका ही ओरिजिन होता है साइबर अटैक्स करने में।
बहुत सारा फिजिकल इंफॉर्मेशन ऑब्जर्व करना, लोगों के बिहेवियर्स पैटर्न्स, इनसे भी साइबर अटैक का ओरिजिन हो सकता है। अभी अभी मैं शुरू करूंगा कि फिजिकल कॉपीज से, बाद में डिजिटल एस्पेक्ट्स पे आ जाते हैं। हमारे घर में पेपर्स जब इकट्ठा होते हैं या बहुत सारा न्यूज़पेपर होते हैं, हम लोग रद्दी में दे देते हैं। अभी रद्दी देते वक्त हमारे यहाँ घर पे भी पहले बहुत, अभी पता नहीं, पर बहुत सारे बैंक स्टेटमेंट्स आते थे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के डॉक्यूमेंट्स आते थे, या किसी के एनवलप्स आते हैं, और वो सब हम लोग वैसे ही रद्दी में दे देते हैं। क्या गारंटी है कि जहां हमने ये रद्दी दी है या वो आगे किधर भी प्रोसेसिंग के लिए भेज रहा है, वहां उसके कोई लोग नहीं है जो आपके पर्सनल बैंक स्टेटमेंट्स या फाइनेंशियल रिकॉर्ड या आपके एनवलप्स जिस पे आपको डॉक्यूमेंटेशन आए हैं उसका इंफॉर्मेशन उनके पास ना हो। सही है। तो हम लोग जब भी ये फिजिकल कॉपीज भी रद्दी में देते हैं, तो आइडियली हमें ये पूरा श्रेड करना चाहिए, पूरा फाड़ देना चाहिए। आपके बैंक स्टेटमेंट पे मुझे पता चल जाता है कि ओके, नीरजा जी का बैंक अकाउंट इस बैंक अकाउंट में है। तो कल में अगर मुझे नीरजा जी का अगर नंबर मिल गया, तो मैं उनको बैंक का एम्प्लॉय बन के प्रिटेंड होके मैं फोन कर सकता हूँ कि नीरजा जी, आपको क्रेडिट कार्ड का ऑफर है, आप मुझे प्लीज हाँ, ये डिटेल्स दे ये तो दीजिए। बहुत आते हैं तो फोन। यहाँ मैंने तो कभी आपका फोन या कोई डिजिटल इंफॉर्मेशन के बारे में अभी मैं पहुंचा भी नहीं हूँ, पर मुझे सिर्फ आपने या किसी व्यक्ति ने उनका बैंक स्टेटमेंट बिना फाड़े वैसे ही रद्दी में बेच दिया या कचरे में डाल दिया, फिर भी मुझे इंफॉर्मेशन तो मिली कि किसी व्यक्ति में। और ये तो अभी आप पूरे इंडिया में जिनके जिनके बैंक अकाउंट है और घर पे बैंक स्टेटमेंट आते हैं, और अगर वो सही तरीके से वो डिस्पोज नहीं करते, तो इमेजिन द नंबर ऑफ पॉपुलेशन विच इज प्रोन टू सच अ थिंग। और हमें उस तरीके के फोन्स आते भी हैं आजकल, सही, कि ऑफर है आपका, कुछ तो एक्सपायर होने वाला है। इसमें डिजिटल इंफॉर्मेशन की तो कोई बात ही नहीं है ये अभी तक, राइट। सो आपका फिजिकल इंफॉर्मेशन, आप बहुत सारे जगहों पे जाते हो, आपके फोन नंबर आप एंट्री बुक्स में लिख देते हो। अभी वो एंट्री बुक्स जहाँ पे जो गार्ड पे या गेट पे जो रजिस्टर रहता है, वहाँ आपके फोन नंबर है, आपके नेम्स है, आपके पास कौन सा कंप्यूटर है वो भी कभी कभी वो इस रिकॉर्ड करके लेते हैं, या कौन सा फोन आप लेके जा रहे हो। पर वो रजिस्टर कहाँ मेंटेन हो रहा है, कौन किस तरीके से मेंटेन कर रहा है, ओह। इसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी ऐसा भी हो सकता है कि वो रजिस्टर किसी ने बेच दिया, वहाँ नाम है, आपका फोन नंबर है, तो मैं वहाँ कल कोई सेल्स वाला मेरे को वहाँ उस रजिस्टर से काम कर रहा है। आप चाट के ठेले पे जाते हो, वहाँ पे बैलेंस शीट्स रहती हैं जिसपे आप चाट खाते हो। आज आप जब चाट वो बांध के देता है फूड स्टॉल में जो काम करते हैं, वहां पे भी आपने बहुत बार देखा रहेगा कि लोगों के फोन नंबर है, लोगों के एड्रेसेस है। तो ये सब चीजें हैं, अगर गलत हाथों में पड़े तो फिर आप वहां से साइबर अटैक या स्कैम्स के बारे में ओरिजिन हो सकता है उन उन चीजों का। सो डिजिटल के आने के पहले पहले जो फिजिकल चीजें, फिजिकल इंफॉर्मेशन है हमारे पास, उसे भी सही तरीके से हैंडल करना जरूरी है, क्योंकि दैट कैन ऑल्सो बी अ रूट कॉज फॉर द फोन कॉल्स और एसएमएस जो आते हैं हमें। तो इस सब चीजों को एक सोशल इंजीनियरिंग करके जो टर्म होता है वो कहा जाता है। तो व्हाट सोशल इंजीनियरिंग इज कि मैं आई एम ट्राइंग टू बी सम फ्रॉडस्टर, और मैं आपको मैनिपुलेट कर रहा हूँ कि आप मेरे तरीके से चीजें करें। जैसे फोन कॉल आते हैं या एसएमएस आते हैं, उनमें हमेशा एक एस्पेक्ट होता है कि आप किसी सेंस ऑफ इमरजेंसी तैयार करो या अर्जेंसी तैयार करो, या कोई तो एक्साइटिंग न्यूज दे दो कि भाई अभी के अभी करो तो आपको इसका लाभ होगा, या अभी नहीं करोगे तो आपको पेनल्टी गिरेगी, या आपको कुछ तो एडिशनल अमाउंट भरनी पड़ेगी। तो बहुत बार ये जो स्कैम कॉल्स आते हैं, फोन कॉल्स या इवन एसएमएस, इनमें आपको कुछ ना कुछ करने का वो प्रोत्साहन दे रहे कि जल्दी करो, नहीं तो ये हो जाएगा। हाँ, सोचने का टाइम आपको नहीं आप देते हैं लोग। सोचने का टाइम नहीं देते।
या ईमेल आता है, ईमेल में भी बोलते हैं कि आपको लॉटरी मिली है, या आपके किसी अभी ईमेल भी मैंने कभी किसी फॉर्म पे लिखा रहेगा और उन्होंने फॉर्म रद्दी में दे दिया रहेगा, तो मुझे पता नहीं। तो इसको अगर आप लिंक करने जाओगे तो लिंक बहुत बड़ी हो सकती है। आप इवन आजकल जो डिलीवरी पार्सल्स आते हैं, उनमें उन पे भी इनवॉइसेस चिपके हुए रहते हैं, और हम जो बॉक्सेस जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट या कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जब हमें डिलीवरी होती है, उस पे भी हमारा इनवॉइस चिपका हुआ रहता है, उस पे भी हमारा एड्रेस, मे बी फोन नंबर, बहुत सारी चीजें होती है। हम अगर वही बॉक्स वैसे का वैसे फेंक दे इनवॉइस के साथ, तो मेरी इंफॉर्मेशन तो बाहर चली गई उस बॉक्स में। तो सामने वाला कल बोल सकता है कि अरे ये तो अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से बहुत ज्यादा शॉपिंग करता है, मैं क्यों ना मैं उसको कॉल करूं प्रिटेंड करके, और कुछ ना कुछ ओटीपी मांगू जिससे ट्रांजैक्शन हो जाए। सही है। तो ये सब चीजें हैं, आपके आजू बाजू में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो आप टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो, या आपको लगता है कि इसका कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। पर आपके आधार कार्ड, आप फोटो कॉपीज लेने कभी फोटोकॉपी या जेरोक्स शॉप्स में जाते हो, प्रिंटर्स के पास जाते हो, आप उनको बोलते हो कि भाई 2 कॉपीज दे दो मेरे आधार कार्ड की। क्या गारंटी है कि उसने तीसरी कॉपी अंदर नहीं निकाली और उसके पास ही रख दी? ओह, अच्छा। यू आधार का यू मैंने ये सुना है कि आप शायद लास्ट के 4 डिजिट छोड़ के बाकी सारे ब्लैंक कर देने चाहिए किसी को देने से बिल्कुल। पहले। तो आप जब वेरीफाई करते हो, तो ये अवेयरनेस सबके पास नहीं होती है। आप बहुत सारे कन्वीनियंस के हिसाब से आधार कार्ड का मुझे कहीं ना कहीं केवाईसी के लिए ये चीजें लगती है, या पैन कार्ड का मुझे लगता है, पर योर अकाउंट्स आर लिंक्ड नाउअडेज टू योर फोन नंबर। सो बहुत सारी चीजें हैं जो आपका आधार कार्ड का फोटो कॉपी कोई और मिसयूज कर सकता है। तो ये जो छोटी मोटी चीजें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत सारे बड़े स्कैम्स भी हो चुके हैं। सो आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, अगर किसी ने फोटो कॉपी ले ली, तो उसमें वो किस तरीके से मिसयूज करेगा पता नहीं। अच्छा, इसको आपके हम, सॉरी टू इंटरप्ट, अगर हम या ऐसे जैसे हमने कभी बैंक्स के लिए चाहिए होते हैं आपको कभी आधार और पैन कार्ड, तो इज इट बेटर कि हम 2 अलग अलग जगहों से उसका वो करवा लें, प्रिंट आउट ले लें, क्योंकि उस। ऐसा कुछ नहीं है, पर आप अच्छा। अगर प्रिंट करवा रहे हो तो आपके सामने करवा दीजिए वो, हाँ। कि ताकि उसकी एक्स्ट्रा कॉपी ना हो, या कोई उसका फोटो ना खींचे। हम्म। तो वो वही चीज अलग अलग लोकेशन से प्रिंट करना मे नॉट बी नेसेसरी, पर सामने वाला क्या कर रहा है उस पे आपको मतलब थोड़ी ना थोड़ी केयरफुल निगरानी होना रखनी चाहिए। चाहिए। यू हैव टू बी ड्यू डिलिजेंट एट ऑल टाइम्स, हम्म। कि लोग क्या कर रहे हैं, किस तरीके से इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं या प्रोसेस कर रहे हैं। अभी अभी जैसे मैंने कहा कि एसएमएस आते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं कि ऑफर्स के बारे में, या बोलते हैं कि यहाँ पे क्लिक करो और आपको फिर ये डिटेल्स भरने पड़ेंगे। तो इसकी आप अ, इसको स्पूफिंग बोलते हैं बहुत बार, कि आप चीजें जैसे एक्चुअल में है उस तरीके से ही प्रेजेंट कर रहे हो, मतलब डुप्लीकेट कर रहे हैं, पर वो लेजिटिमेट नहीं है। या कोई ईमेल्स आते हैं आपको, तो आप मान लीजिए कि अभी आपका कोई डोमेन है, जैसे नीरजा@gupshup.com, मान लीजिए ऐसे आपने ईमेल एड्रेस बना दिया है। तो कल नीरजा@गपशप में मैं शायद डबल पी डालूंगा और .com, तो ओह, डबल पी वाला तो अच्छा। आपका डोमेन नहीं है, हम्म। पर आई एम प्रिटेंडिंग टू बी नीरजा, एंड देन आई हम्म। सेंड आउट एन ईमेल टू यू, और यू आई गेट एन ईमेल फ्रॉम यू, एंड देन आई गिव यू द नेसेसरी डिटेल्स, क्योंकि मैंने थोड़ा जल्दबाजी में किसने भेजा है ये मैंने देखा नहीं, पर नाम तो मुझे नीरजा ही दिख रहा है। तो इस तरीके के ईमेल्स भी आते हैं। आपको ऐसे ईमेल्स जब आते हैं कि आप ये कुछ तो ट्रांसफर करो या डिटेल्स दो, तो सबसे पहली चीज आपको देखना चाहिए कि ये उसी व्यक्ति ने भेजा है कि नहीं। ईमेल आईडीज में थोड़ी सी मैनिपुलेशन हो सकता है, इसे इसे स्पूफ्ड ईमेल्स बोलते हैं या फिशिंग ईमेल्स बोलते हैं। उसमें आपको हमेशा बोलते हैं कि कुछ तो क्लिक करो और आप दूसरे वेबसाइट पे जाओगे, वो वेबसाइट आपके जैसे ही दिखेगी पर आपकी नहीं होगी। वहां पे आप यूजर नेम पासवर्ड डालोगे, ताकि उस हैकर को मिल गया यूजर नेम पासवर्ड, और उनको फिर आपको ओटीपी के लिए मैसेज आएगा या वो कॉल करेंगे, और फिर आप ओटीपी भी दे दोगे, और फिर उसी टाइम में आपका अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा।
सो ये बहुत सारे अलग अलग इनोवेटिव चीजें हैं जिस तरीके से ये ईमेल्स की बात हुई। ईमेल्स में कभी कभी अटैचमेंट्स रहती है जो आपको बोलते हैं कि इस अटैचमेंट को डाउनलोड करो और ये भरो, पर अटैचमेंट में शायद वायरस हो सकता है जो आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल होके फिर आपकी कंप्यूटर को मॉनिटर करे। तो इस तरीके से भी वायरस भेजे जाते हैं। आपको बहुत बार यूएसबी ड्राइव जब किसी कोई देता है कि मान लीजिए आपको फाइल्स शेयर करनी है, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, तो वो बिना स्कैन किए आपके कंप्यूटर में मत खोलिए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि उस व्यक्ति ने वो यूएसबी ड्राइव पे कैसे यूज किया है, उस पे वायरस है नहीं है, क्योंकि वो वहाँ उनके कंप्यूटर से आ रहा है। तो उनके कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर में वो वायरस स्प्रेड हो सकता है अगर आपने वो बिना स्कैन किए ऑपरेट किया तो ईमेल्स के बारे में हमने अभी कहा कि ईमेल्स में बहुत सारे लिंक्स आते हैं, अटैचमेंट्स आते हैं। आपके जैसा लगने वाला ईमेल, फिशिंग ईमेल आ सकता है जिससे कोई आपसे कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स ले सके। सो दीज आर डिफरेंट वेज इन विच ईमेल्स कैन बी कॉम्प्रोमाइज्ड। मतलब ये या है कि अगर ईमेल्स आते हैं तो हमें लिंक्स पे, क्योंकि बैंक्स वगैरह या कोई भी जो कि जेन्युइन पर्सन है वो लिंक्स नहीं भेजता, तो किसी लिंक पे क्लिक करके आपको अपना पासवर्ड और ये सब अपने पर्सनल डिटेल्स कभी नहीं डालनी है ना ये। आते हैं, जैसे जैसे लेजिटिमेट ईमेल्स रहते हैं जो ऑथराइज्ड है, वो कभी आपको ये चीजें करने हाँ, के लिए नहीं नहीं बोलेंगे। कहेंगे, और हाँ। जो तो फ्रॉडस्टर्स ये रहते हैं प्रिकॉशन, उनका वही इंटेंशन रहेगा हाँ, तो ये कि एक आप प्रिकॉशन वाली एडिशनल बात है। इंफॉर्मेशन। हाँ, ठीक। तो ये ईमेल्स के बारे में हुआ। सेम होता है एसएमएस के बारे में। हम्म। अभी एसएमएस मैंने कहा कि आपके नंबर अवेलेबल होना के दूसरे के पास अवेलेबल होने के लिए तो अनगिनत तरीके हैं, क्योंकि आपने शायद कहीं नंबर नोट किया है या फेसबुक पे अवेलेबल है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। तो मेरा नंबर किसी और के पास होना ये कोई कुछ बड़ी बात नहीं है, मिल सकता है बहुत किसी nice। को पूछ के या थोड़ा छानबीन करके। तो एसएमएस का भी इसी यही इंटेंशन होता है कि मान लीजिए अभी इनकम टैक्स भरना है तो कोई एक आपको फ्रॉडुलेंट मैसेज आएगा कि जल्दी से जल्दी भर दीजिए नहीं तो आपको पेनल्टी है। तो वो लगेगा कि एसएमएस एक्चुअली इनकम टैक्स ने भेजा है। तो बहुत सारे सीजनल ये स्कैम्स भी होते हैं कि अभी दिवाली आ रही है तो दिवाली के ऑफर्स बहुत रहेंगे, तो सेल सेल सेल, ये जल्दी खरीद लीजिए आपको डिस्काउंटेड प्राइस मिलेगा। तो ये जो हैकर्स रहते हैं उनका भी इनोवेशन होता है बहुत सारा, कि किस तरीके से लोगों को अपने जाल में फंसाए। तो हमने देखा कि एसएमएस में भी सेम इंटेंशन होता है हैकर्स का, कि आप किसी लिंक पे क्लिक करेंगे और दूसरे वेबसाइट खुलेगी आपके फोन में ही और आपको डिटेल्स भरने पड़ेंगे, फिर ओटीपी आएगा। तो एसएमएस, ईमेल्स, और एक तरीका होता है विशिंग या मतलब फोन कॉल्स। अभी फोन कॉल्स में भी बहुत बार आप तरीके देख सकते हो कि बैंक से कोई कॉल कर रहा है ऐसे प्रिटेंड करते हैं, या कोई फ्री आपको ऑफर मिलने वाली है इस बारे में फोन होता है। पर हालांकि आपने देखा रहेगा कि बैंक जब आपको इंस्ट्रक्शंस देती है या बैंक का भी बहुत बार अवेयरनेस का मैसेज आता है या ईमेल आता है कि हम आपसे, कस्टमर से, कभी भी कोई ओटीपी या बैंक अकाउंट डिटेल्स या कोई पर्सनल डिटेल्स कभी नहीं पूछते हैं। ये अवेयरनेस मैसेजेस भी हमें वो हमेशा भेजते रहते हैं। पर फिर भी हैकर्स कभी कभी इतने होशियार होते हैं कि वो ऐसा सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि आपको लगता है कि नहीं अभी मुझे ये डिटेल्स देने चाहिए। तो बैंक हमेशा उनके तरफ से कुछ ना कुछ कर रहा है, और आप सोच सकते हैं कि लाखों करोड़ों कस्टमर्स होते हैं, उनको एसएमएस जाते हैं, ईमेल्स जाते हैं। पर हम एज अ कस्टमर या यूजर, हमें भी उतना अवेयरनेस होना चाहिए उस समय में कि कोई हमें अगर डिटेल्स पूछे, बैंक अकाउंट डिटेल्स पूछे या ओटीपी पूछे, तो हम ना बोले, क्योंकि हमें बैंक ने बोला है कि हमारे यहाँ से कोई पूछता नहीं है। तो उस मोमेंट में हमारी अवेयरनेस क्या है, हमारा माइंडसेट क्या है, हम क्या सोच रहे हैं, उसका भी बहुत सारा फैक्टर्स होते हैं।
नहीं तो आप देख सकते हो या आपने सुना भी रहेगा कि बहुत सारे एजुकेटेड लोग हाँ, जो एजुकेटेड डॉक्टर्स लोग हैं एक्चुअली। उनके यहाँ पे भी स्कैम्स होते हैं, हाँ राइट। सो ऐसे ऐसे नहीं है कि मुझे अ, मैं हाल ही में ही फोन यूज इस्तेमाल करना चालू किया है मैंने और मुझसे गलती हो गई। पर बहुत सारे लोग हैं जिनको सब चीजों के बारे में पता है, फिर भी उनके साथ ये स्कैम्स या फिशिंग कॉल्स या स्मिशिंग कॉल्स ये सब चीजें आती है। होते हैं। एक्चुअली होता क्या है, मैं अपना ही बता रही हूँ, हालांकि मैं बिल्कुल कंट्रोल करती हूँ। कई दफा एसएमएस आता है, उसकी मैसेज इतना इंटरेस्टिंग होता है, यू जस्ट वांट टू क्लिक, हालांकि पता है नहीं यस, करते करते नहीं, यस। बट हाँ, कभी कोई केयरलेस हो जाए तो शायद कर भी ले। और अभी एक न्यूज यहाँ मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रही थी, अ प्रोफेसर, या, मतलब हाईली एजुकेटेड पर्सन, हाईली यस, अवेयर पर्सन, वो किसी स्कैम में ही लॉस्ट 50 lakhs। यस। तो सो मतलब इट इज नॉट हाँ कि ये कोई जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता हाँ है या नए नए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के लिए जिन्होंने चालू किया है उन्हीं के साथ होता है। हाँ, किसी ये के भी साथ किसी हो के सकता साथ भी हो सकता है। तो आप इस तरीके से आपको क्या है कि जब भी कोई पैसा मांग मांग रहा है है। या फोन कॉल आ रहा है या कोई डिटेल्स देनी है, तो आप थोड़ा सतर्क रहिए वो टाइम पे कि ये सच में कोई लेजिटिमेट पर्सन है या नहीं है। हाँ आप चार सवाल पूछिए उनको कि ये हाँ किसके बारे में है। अगर वो हड़बड़ाए उस तरीके में तो आपको समझ जाएगा कि अरे ये तो कोई चोर है जिसको हमारे से डिटेल्स चाहिए। या बैंक का कोई इंसान है, उसको पूछे कि आपके पास तो मेरा ईमेल होगा ही, तो मुझे ईमेल पे ये भेज दीजिए, मैं देख लूंगा और उस हिसाब से मैं आपको जो नेसेसरी डिटेल्स है वो प्रोवाइड कर दूंगा। पर पर मतलब हमें ऑनलाइन नहीं जैसे मेल पे भी नहीं, मेरे पास जैसे ये फोन्स तो हर एक के पास ही आते हैं, अगर मेरे पास आते हैं हाँ, व्हाट आई डू, मतलब मेरा जो अपना एक सेफ्टी नेट जो मैंने अपने लिए बना रखा है, हाँ, कि मैं बैंक हाँ, जाऊंगी, आई विल गिव माय डिटेल्स देयर। एब्सोल्युटली राइट, विच इज परफेक्टली फाइन। आपको भी ड्यू डिलिजेंस करना जरूरी है। आपको जानकारी पाना उस व्यक्ति से आपका भी हक है, वो कि सामने वाला मुझे जस्ट बोल रहा है कि आप ये नहीं करोगे तो आपको 5,000 रुपये पेनल्टी लगेगी या कोई भी चीजें हो, उसके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। तो उसी मोमेंट पे आपको कुछ निर्णय लेना ऐसे ऐसे नहीं है। आप ना बोल सकते हो, आप बिल्कुल। टाइम ले सकते हो आपके डिसीजंस लेने के पहले। तो हम्म फोन कॉल्स रहे, एसएमएस रहे, व्हाट्सएप मैसेजेस रहे, just because somebody is telling you to do something doesn't mean that you have to immediately do it. राइट राइट। आप आपकी पूरी आपका ड्यू डिलिजेंस करो, आप समझ लो कि ये क्या है और इस हिसाब से फिर आप निर्णय लो। अ, बहुत बार होता है कि हमने जैसे मान लीजिए कि क्रेडिट कार्ड बिल महीने के एंड में भरना होता है, अगर आपने नहीं भरा तो आपको शायद फोन कर सकती है बैंक, तो उसमें कोई कोई रीजन है, लॉजिक है। पर आप भी आपके तरीके से थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं। जस्ट बिकॉज कोई बोल रहा है इसीलिए उसी समय निर्णय लेना जरूरी नहीं है। हैकर्स हमेशा यही चाहते हैं कि आप हड़बड़ी में निर्णय लो ताकि उनको फटाफट वो पैसे मिल सके। तो ये फोन कॉल्स रहेंगे, इसका यही एक चीज है, जैसे बैंक हमें इंस्ट्रक्शंस दे रही है वैसे उस समय में हमारा अवेयरनेस होना ये भी बहुत जरूरी है। आपको पासवर्ड्स, अभी अभी एक डिफरेंट टॉपिक पे मूव करते हैं कि हम हमारा ईमेल अकाउंट रहेगा, सोशल मीडिया अकाउंट्स रहेंगे और उसमें एक्सेस करने के लिए हमें पासवर्ड्स लगते हैं। तो पासवर्ड्स हम बहुत बार सेक ऑफ कन्वीनियंस सब जगह एक ही पासवर्ड रखते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अरे इतने सारे पासवर्ड है, इतने सारे अकाउंट्स है, उसके लिए मैं अलग अलग पासवर्ड क्यों रखूं। अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि आपके घर में आपका मेन दरवाजा है, आपका रूम का दरवाजा है, आपके घर में कोई लॉकर रहेगा और कोई दरवाजे रहेंगे, हर एक के लिए अलग अलग चाबी है। और आप उतना कष्ट लेते हो हमेशा कि ये चाबी किस दरवाजे में जाती है। मतलब आपके दरवाजे का पासवर्ड, चाबी सब जगह अलग 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 है और अलग। आपने उतनी एफर्ट भी लिया है कि ये कहाँ जाएगा। पर आपके सोशल या डिजिटल प्रेजेंस में भी आप जिन जिन सोशल मीडिया अकाउंट्स में जाते हो या ईमेल्स में जाते हो, तो वो जैसे मान लीजिए आपका एसेट है, आपका डिजिटल एसेट है, उसमें जाने के लिए भी पासवर्ड लगता है, तो वो सब जगह अलग अलग होना जरूरी है।
अभी हमने बहुत बार देखा रहेगा कि किसी हैकिंग वेबसाइट की हो गई, हैकिंग हो गई, जहां पे आप कस्टमर थे, कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म रहेगा। अभी हाल ही में पिछले 5-10 सालों में लिंक्डइन में अटैक हुआ है, ट्विटर में अटैक हुआ है, जोमेटो में हुआ है, डोमिनोज में हुआ है, और उस हिसाब से बिग बास्केट में हुआ है। सो ऐसे बहुत बड़े ब्रांड्स हैं जिनके मोबाइल एप्लीकेशन और सर्विसेज हम यूज करते हैं। तो सर्विसेज यूज करते वक्त हम ऑब्वियसली हमें वहां पे फोन नंबर, एड्रेस, ये चीजें भरनी होती है, क्योंकि हमारे घर पे उन उन चीजों की डिलीवरी होती है। और ये जब अटैक्स उन वेबसाइट्स या मोबाइल ऐप्स पे होते हैं या उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे होते हैं, तो कस्टमर्स का डेटा इम्पैक्ट होता है। और मान लीजिए कि किसी एक वेबसाइट पे आप यूज कर रहे हो और वहां पे अटैक हुआ, और अगर कोई हैकर उतना स्मार्ट है जिसने बोला कि ओके, इसका ये वेबसाइट एक्स पे ये पासवर्ड है, क्यों ना मैं दूसरे वेबसाइट पे भी यही पासवर्ड ट्राई कर दूं, तो उसके साथ तो आपका दूसरा अकाउंट भी तो चला गया, क्योंकि अरे आपने आपने ऐसा समझ लो कि मेन दरवाजा और तिजोरी चाबी एक ही है। तो अगर वो मेन घर में घुस रहा है तो तिजोरी में भी घुस सकता है या लॉकर में घुस सकता है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि पासवर्ड हर चीजों का अलग 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 होना रखिए। चाहिए। ओके। एक ही पासवर्ड सब जगह होना सही नहीं है। पासवर्ड हर 6 महीने, साल में बदलते रहिए, क्योंकि जब साइबर सिक्योरिटी या साइबर अटैक होता है, वो हमेशा जल्दी डिस्कवर नहीं होता। ऐसे बहुत सारे केसेस है कि ओ अटैक 5-6 साल बाद डिस्कवर हुआ कि हमारे पास ये इतने साल पहले अटैक हुआ था। ओ तो अटैक हमेशा अभी हुआ और डिस्कवर हुआ या डिटेक्ट हुआ, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अटैकर्स बहुत बार आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में घुसते हैं और वही रहते हैं सालों, ताकि वो जब अ, अ, सही मोमेंट आ जाए तब वो अटैक कर सके। तो आपके पासवर्ड्स रेगुलरली बदलना ये बहुत जरूरी है। आपके अलग अलग पासवर्ड्स होना जरूरी है। आपके पासवर्ड्स 8 8 10 10 डिजिट के या 12 डिजिट के होना जरूरी है। आपके पासवर्ड्स कॉम्प्लेक्स होना जरूरी है, क्योंकि आप लोग ज्यादातर के पासवर्ड रखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि ये सबसे इजी है। इजी होता है। या आपका नाम रख देते हैं या कंपनी का नाम रख देते हैं, या कोई ऐसे रहता है कि एडमिन एडमिन, ये हम्म। भी पासवर्ड हो जाता है। तो पासवर्ड, डिफॉल्ट पासवर्ड चेंज करना और कॉम्प्लेक्स पासवर्ड रखना ये भी जरूरी है। अभी एक सिंपल एग्जांपल और एक मैं देता हूँ कि हम जब ट्रैवल करते हैं तो हमारे पास वो एक लॉक रहता है, 3 डिजिट वाला लॉक रहता है जो हम बैग को लगाते हैं। तो अगर उसमें कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, 0 to 999, हम्म, सही है। अगर मैंने किसी को बिठा दिया कि भाई ये लॉक खोलो, तो मे बी वो एक दिन में आराम से कर आराम सकता है, से खोल लेगा। क्योंकि उसने एक एक घुमा के उसने चेक किया। अभी मान लीजिए कि ये 10 डिजिट वाला पासवर्ड है, तो 10 डिजिट वाला पासवर्ड तोड़ने के लिए कितना समय लगेगा, उसके लिए जो कंप्यूटर्स या उसको जो अटैक करते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कोई वो भी टूट नहीं सकता है, पर उसको तोड़ने के लिए और ज्यादा टाइम टाइम लगेगा। ज्यादा और मान लगेगा। लीजिए उसमें नंबर्स है, अल्फाबेट्स है, स्पेशल कैरेक्टर्स है, हाँ। तो और कॉम्बिनेशंस बढ़ते हैं। तो ओके। और जितने ज्यादा कॉम्बिनेशंस, उतना कंप्यूटिंग पावर लगता है किसी को हम्म। वो पासवर्ड क्रैक करने में। हम्म। इसलिए वो कहते हैं कि पासवर्ड कम से कम 8 डिजिट रखिए, या हम्म। 12 रखिए, या उससे भी ज्यादा रखिए। तो पासवर्ड के ये अलग अलग तरीके हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हो किसी भी ओके। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। दूसरी बात आती है कि बहुत लोग बोलते हैं हमारा अकाउंट हैक हो गया। हम्म। तो अकाउंट जब हैक होता है, उसमें मैं कहूंगा कि ये ज्यादातर हमारी खुद की गलती रहती है, क्योंकि हम पासवर्ड जो सेट करना होता है वो कभी कभी कॉम्प्लेक्स नहीं रहता है। हम लोग सेटिंग्स में जाके कभी सिक्योरिटी फीचर्स जो है वो कभी एनेबल ही नहीं करते हैं, या हमें पता ही नहीं रहता है कि इसमें एडेड ओटीपी रहता है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन रहता है, या फेस आईडी रहता है। ये सब चीजें हैं जिससे आपकी सिक्योरिटी बढ़ती है। पर हम कन्वीनियंस के हिसाब से जाने के पीछे ये सिक्योरिटी सेटिंग्स कभी कभी एनेबल करते ही नहीं है। राइट। तो तो अभी आप देखोगे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे,
सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन या आप जब साइन इन करते हो तो ओटीपी आपके फोन पे आना, ये एनेबल किया हुआ है। ये ज्यादातर आप लोगों को पता नहीं होता है, तो जिन जिन लोगों ने जिनके अकाउंट्स हैक होते हैं वो कहते हैं कि अरे हमें तो ये पता ही नहीं था, या फिर उनको ऐसे मैसेज आता है कि मैं इंस्टाग्राम से हूँ या फेसबुक से हूँ, और अगर आप ये नहीं करोगे तो आपके पॉलिसीज वायलेट हो जाएंगी, आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। पर वो एक्चुअल मैसेज कभी फेसबुक या इंस्टाग्राम से आया ही नहीं होता है। कोई तो हैकर रहता है जो आपको हुबेहूब फेसबुक इंस्टाग्राम के पेज जैसा लगता है, तो आप उनको डिटेल्स दे देते हो, और डिटेल्स देने के बाद आपका पासवर्ड गया, ओटीपी गया, और आपका अकाउंट भी गया। तो सो ये जब चीजें है कि किसी को पासवर्ड ना बताना, कोई भी सिचुएशन हो, हमें किसी को भी पासवर्ड बताना जरूरी नहीं है, ओके, ओटीपी शेयर करना नहीं है। नहीं, ये बेसिक चीजें आपने फॉलो की। आपको अननोन लिंक्स पे अगर क्लिक करने को कोई कहे, नहीं करना है वो। ये बेसिक्स अगर किसी ने फॉलो किए तो बहुत फर्क पड़ सकता है। हैकर्स हमेशा कुछ ना कुछ अलग चीजें करते रहेंगे। जैसे मैंने कहा, दिवाली का ऑफर आएगा, उसके बाद न्यू ईयर का आएगा, क्रिसमस का आएगा, उसको अनगिनत चीजें हैं। इनकम टैक्स आता है, जीएसटी का आता है, तो वो मैसेजेस के लिए किसी को क्लिक करने के लिए इट इज क्वाइट पॉसिबल। एंड आप बहुत बड़ा पॉपुलेशन देख रहे हो, उनमें से अगर हैकर को दिन में 5-10 भी मिले तो उनके लिए तो ये बहुत बड़ा चीज है कि मैंने अगर किसी से, आपने अभी एग्जाम्पल लिया कि 50 लाख आपने किसी किसी ने चुरा लिए। 50 लाख ये बहुत बड़ी रकम है। तो आप अगर आप दिन में ऐसे 2-3 बार करोगे, तो वो जो हैकर है उसको तो उसका तो काम हो गया। तो इसीलिए हमें उस पॉइंट पे वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम किसके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। और ये हर इंडस्ट्री में हो रहा है। हम अभी सिर्फ इंडिविजुअल्स के बारे में बात कर रहे हैं, पर कंपनीज में भी ये चीजें होती है। कंपनीज में आप कहोगे कि मान लीजिए सीए फर्म है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म है, उनके उनके 100 क्लाइंट्स रहेंगे, तो 100 क्लाइंट्स का फाइनेंशियल डेटा उनके पास है। आप लॉयर या लॉ फर्म कहिए, लॉ फर्म के पास तो हार्ड कॉपीज भी रहती है और डिजिटल कॉपीज भी रहती है, और बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रहती है। बैंक्स बैंक्स में लोगों का आधार, पैन, एड्रेस, फैमिली मेंबर्स, ये सब डेटा रहता फोन है। नंबर सब कुछ आपको है। बिल्कुल रहता है। और बड़े बैंकों के पास, छोटे बैंकों के पास, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक्स भी रहते हैं, प्राइवेट बैंक्स रहते हैं, गवर्नमेंट बैंक्स भी रहते हैं, उनके पास, सबके पास बहुत बड़ा कस्टमर बेस है। हॉस्पिटल्स देखिए आप, हाँ, हॉस्पिटल्स में आप जब भर्ती होते हो, आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स होते हैं, मेडिकल रिकॉर्ड्स भी मिसयूज किए जा सकते हैं। जैसे मैंने पहले पहले कहा, हर इंफॉर्मेशन मिसयूज हो सकती है ना। अभी मान लीजिए कोई हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल है जो एक हॉस्पिटल में जाता है ट्रीटमेंट के लिए, उस हॉस्पिटल में साइबर अटैक हुआ, उस साइबर अटैक में उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स भी अभी हैकर के पास है। तो किसी हाई प्रोफाइल व्यक्ति को टारगेट करना हेल्थ रिलेटेड इश्यूज में, वो इतना आसान है कि अगर मुझे हाई शुगर है या हाई ब्लड प्रेशर है, तो मैं ऐसे दवाई मिला दूं जिससे आपकी सेहत खराब हो, तो वो मुझे ऑलरेडी इंफॉर्मेशन मिल गई है ना कि आप किससे सफर हो रहे हो। तो मेडिकल रिकॉर्ड्स की भी बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। आप पैथोलॉजी लैब्स बोलो, आप डायग्नोस्टिक सेंटर्स बोलो, जहाँ पे हम ब्लड रिपोर्ट के लिए जाते हैं, जहाँ से हमारे मेडिकल रिकॉर्ड्स बनते हैं, ये सब चीजें हैं। सो यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन, और अभी जो डेटा प्राइवेसी का एक्ट आ गया है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, जो गवर्नमेंट ने हाल ही में अप्रूव किया है, उससे बहुत सारे अभी रिफॉर्म्स आ सकते हैं डेटा प्राइवेसी के बारे में, ताकि कोई भी ऐसे इंफॉर्मेशन जो शेयर होती है सेल्स, मार्केटिंग या फोन कॉल या कॉल सेंटर्स में जो होती है, वो उसमें थोड़ा रेगुलेशन आ जाए, जहां चीजें अप्रूव्ड तरीके से, ऑथराइज तरीके से हो। ताकि इसीलिए डीपीडीपी जो एक्ट अभी आया है गवर्नमेंट के द्वारा,
उससे बहुत सारे और रेगुलेशंस आ सकते हैं एंड इट मे बी अ गुड थिंग कि डेटा शेयरिंग को और थोड़ा कंट्रोल में लाया जाए। तो इसमें गवर्नमेंट भी बहुत सारी चीजें कर रही है अभी फिलहाल टू मेक श्योर दैट डिजिटल डेटा इज प्रोटेक्टेड इन अ बेटर मैनर। रेगुलेटरी इंडस्ट्री में जैसे आरबीआई, आईआरडीआई, सेबी, इनके भी साइबर सिक्योरिटी के रेगुलेशंस है जो बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, शेयर ब्रोकर, उनको भी ये फॉलो करने पड़ते हैं। अगर अच्छा। आप मान लीजिए कि अभी लॉजिस्टिक्स में भी साइबर अटैक्स होते हैं बहुत बार, या मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में भी साइबर अटैक्स होते हैं। हालांकि वहां पे पर्सनल डेटा नहीं रहता है, पर मान लीजिए कि मैं अगर किसी वेयरहाउस में काम कर रहा हूँ और यहाँ बहुत सारे रोबोट्स काम कर रहे हैं, अगर मैंने रोबोट को मैनिपुलेट किया या उसको हैक करने की कोशिश की, तो आपका प्रोडक्शन ठप हो जाता है। और ओह। प्रोडक्शन ठप हो गया मतलब आपका डाउन टाइम हो गया। डाउन टाइम हो गया मतलब लाखों का नुकसान। तो वहां आपका पर्सनल डेटा इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, पर आपकी प्रोडक्टिविटी इम्पैक्ट हो रही है। तो बहुत ऐसे सिचुएशंस है कि सिर्फ पर्सनल डेटा नहीं, पर आपकी एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी को भी इम्पैक्ट किया जा सकता है। अभी शुरुआत में मैंने कहा कि फिलहाल लोग आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, या रिमोटली ऑटोमेशन जो घर में होता है, वही ऑटोमेशन बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में भी अभी डिप्लॉय किया जा रहा है कि मुझे रिमोटली बैठ के ही पता चलता है कि उस टैंक में केमिकल का क्या टेम्परेचर है या कितना प्रोडक्शन स्पीड है। तो ये सब सेंसर्स और ये सब इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है। सो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स अब जब आप इंटरनेट के द्वारा यूज करते हो, तो देर इज ऑल्सो अ फैक्टर कि आप उस तरीके से अटैक्स कर सको। सो हाउ डू वी मेक श्योर दैट वी आर प्रोटेक्टिंग आवर सेल्स? पहले वी हैव टू बी अवेयर। जस्ट बिकॉज कोई हमें प्रॉम्प्ट कर रहा है या कुछ करो ये कह रहा है, इसके लिए हम इमीडिएटली एक्शंस ले, उसके पहले थोड़ा हम ड्यू डिलिजेंस कर सकते हैं, थोड़ा चेक कर सकते हैं कि ये सच में लेजिटिमेट है या नहीं है। अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ता है। अभी मैं कहूंगा कि बहुत सारे आजू बाजू में लोग हैं, उनको ये स्कैम्स, अटैक्स हो चुके हैं, तो लोग ज्यादा सतर्क हो जाते हैं उस तरीके से। जो कंपनीज है, जहां जहां पे ये मोबाइल ऐप्स है, वेबसाइट्स है, उनको भी बहुत सारा टेस्टिंग करना जरूरी है। जब वो टेस्टिंग करते हैं, उनको समझ में आता है कि कौन से उसमें वीकनेसेस या बग्स हैं या वल्नरेबिलिटीज है। तो आपने ये ऑब्जर्व किया रहेगा कि हमें हर दिन या हर हफ्ते मोबाइल ऐप को अपडेट करने के लिए कोई नोटिफिकेशन आता है। अगर आप एप्पल स्टोर में जाओ या गूगल प्ले पे जाओ, वहां पे अपडेट्स अवेलेबल रहते हैं। तो वो अपडेट करना जरूरी है, क्योंकि किसी ओके। ने अच्छा। उसमें प्रॉब्लम्स डिस्कवर किए हैं और वो आपको प्रॉब्लम्स फिक्स करने के लिए अपडेट्स भेज रहे हैं। आपके कंप्यूटर पे भी माइक्रोसॉफ्ट या एप्पल के अपडेट्स आते हैं, नए नए वर्जन रिलीज होते हैं। तो वर्जन रिलीज हमेशा फंक्शनल नहीं होता है, उसमें सिक्योरिटी फिक्स भी होते हैं। ओके, मतलब सो ये दैट इज इम्पोर्टेंट वाई, है कि ये हम अपडेट्स करें। बिल्कुल, बिल्कुल, योर applications and your computers have to be always up to date. ओके। आप आप जितना डिले करोगे, उतना टाइम मिलता है हैकर को वो चीज, वीकनेस एक्सप्लॉइट करने में। एक सिंपल उदाहरण देता हूँ कि अगर मेरी लॉक मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, मैं ताले बनाता हूँ। अभी चोर को पता है कि पुराने ताले किस तरीके से तोड़े जाते हैं। अभी मैंने हाल ही में अगर कल नया ताला लॉन्च किया है जिसमें हाई सिक्योरिटी मेजर्स है, तो जो चोर है वो शायद 2 महीना 3 महीने लगाएंगे रिसर्च उसको। करने में कि ये हाँ। किस तरीके से इस तोड़ा तरह जाता है। पर उसके बाद तो पूरी दुनिया को पता है कि ये तोड़ इस ले। तरीके से उसको तोड़ते हैं। तो फिर कंपनी फिर से नया रिसर्च करती है और उसको और बेहतर बनाती है। तो ये बेहतर बनाने में आपको अपडेट्स आते हैं कंपनीज के, इसीलिए ओके। आपको फोन्स, कंप्यूटर्स, सॉफ्टवेयर, ये हमेशा अपडेटेड रहना चाहिए आपका। आपको अ, ये भी होगा कि पुराने जो सॉफ्टवेयर है कभी कभी चलते नहीं है, तो उनको भी अपडेट करना जरूरी है।
आपके सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अपडेटिंग द सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशंस। आपको बहुत बार अननोन एप्लीकेशंस आप इंस्टॉल करते हो आपके कंप्यूटर पे या आपके मोबाइल फोन्स पे, वो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये एप्लीकेशन ऑथराइज नहीं है तो वो आपके फोन पे क्या क्या मॉनिटर कर रहा है आपकी उसको जानकारी नहीं होती है। तो ये तो हम हाल ही पता में लगा सकते हैं कि कौन से ऑथराइज्ड है? मतलब ये कई दफा जैसे कोई सॉफ्टवेयर होता है, आप कुछ काम कर रहे हो, कोई सॉफ्टवेयर आपको चाहिए इजी वे आउट, तो हम कैसे पता लगे हाँ, कि ये वाकई ये सेफ है टू यूज? उसके रिव्यूज देखे, उसको किसी एक्सपर्ट को पूछें। जो जो चीजें फ्री है ना उसमें कहीं ना कहीं कुछ तो हमारा जाने के लिए होता ही है। अच्छा। तो 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 हम लोग भी ये वेबसाइट्स पे जाते हैं तो टर्म्स एंड कंडीशंस ये बिना पढ़े हम लोग आई अग्री कर देते हैं। तो वो हाँ हम जब बिल्कुल। उसको इस्तेमाल करते हैं तो वो किस किस तरीके के हमारा डेटा कैप्चर कर रहे हैं हमें नहीं पता है, अच्छा, क्योंकि हमने कई दफा पढ़ा ही नहीं है। ये लिखा होता है थर्ड पार्टी यूजेज, तो उसको हाँ, हमें पढ़ना चाहिए। उसमें क्या चीज ऐसी हमें चेक बिल्कुल करनी चाहिए? छोटे बिल्कुल। मोटे एक दो चेक्स अगर हमें पता हो तो। थर्ड पार्टी यूसेज में क्या होता है कि अ, हर कंपनी हर चीज खुद नहीं करती है। हम्म। ठीक है। मैं अगर अ, मेरी अगर कंपनी है तो मैं लैपटॉप खुद नहीं बनाता, मैं किसी और कंपनी का लैपटॉप लेता हूँ। तो हर कंपनी में वेंडर होते हैं, थर्ड पार्टी होती है जिनके साथ भी इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है। अच्छा। आपके क्लाउड सर्विसेज है, हम्म। आपके सॉफ्टवेयर्स है, ये सब वेंडर्स हैं। हम्म। तो ये इन्फो आप जो इंफॉर्मेशन कस्टमर आपके सर्विस प्रोवाइडर को दे रहे हैं वो सर्विस प्रोवाइडर भी उसके वेंडर्स को दे रहा है वो इंफॉर्मेशन, हम्म। ताकि आपकी सर्विस वो दे सके। सो इंफॉर्मेशन का चेन रहता है, पूरी लाइफ साइकिल रहती है। आपने इंफॉर्मेशन बनाया, कहीं तो स्टोर किया, किसी ने प्रोसेस किया, किसी ने डिलीट किया, किसी ने आर्काइव किया, ये पूरी हिस्ट्री बनती है इंफॉर्मेशन की। और ये इंफॉर्मेशन या डेटा ब्रीच या हैक सिर्फ आप ही के यहाँ हो ऐसी गारंटी नहीं है, हाँ, या कहीं भी आपके हो सकता है आपके पूरी कहीं लाइन पे भी हो सकती है लाइफ साइकिल में। में। सो आपने डेटा दिया ई कॉमर्स वेबसाइट को, ई कॉमर्स वेबसाइट ने बोला कि भाई तुम जो लॉजिस्टिक्स वाला है उसको भी उसको देना पड़ेगा क्योंकि वो डिलीवरी करता है। अभी वो लॉजिस्टिक्स वाले के यहाँ पे साइबर अटैक हुआ तो आप ही का डेटा गया। तो इंफॉर्मेशन की चेन या पूरा इंफॉर्मेशन का डेटा मैपिंग करना ये जरूरी है। इंफॉर्मेशन सिर्फ आपके पास नहीं है, इंफॉर्मेशन घूम रही है कहीं पूरी कहीं। घूम रही है, हाँ। आपका आप जीमेल यूज करते हो तो आपने कभी देखा है क्या कि आपका जीमेल का सर्वर कहाँ पे है? आपका जीमेल का सर्वर कहीं अमेरिका में रहेगा, यूरोप में रहेगा। आपका माइक्रोसॉफ्ट आप यूज करते हो तो कहाँ है आपका सर्वर? भारत में शायद नहीं रहेगा। तो तो इंफॉर्मेशन जितना आप यूज करते हो उसके पीछे जो बहुत चीजें होती है वो हमें कभी पता ही नहीं रहती है, हम्म। जहाँ कहाँ स्टोर हुआ है। तो इसका मैं नहीं कह रहा हूँ कि सबको जानकारी होनी चाहिए, पर एज अ यूजर हम्म। हम हमेशा ड्यू डिलिजेंस के साथ या थोड़ा अवेयरनेस के साथ अगर बर्ताव करें, यूज करें, प्रोसेसेस फॉलो करें, टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा और जाने, हम्म। सिक्योरिटी सेटिंग्स एनेबल करें, किसी के सोशल इंजीनियरिंग या मैनिपुलेशन में ना फंसे, ये सब चीजें हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए, जिससे अटैक्स या साइबर क्राइम ये कुछ परसेंट कम हो सकता है। मैं नहीं कहूंगा कि ये कंप्लीटली एलिमिनेट होगा, क्योंकि हैकर्स कहीं ना कहीं नए नए तरीके हमेशा ढूंढते रहेंगे। टेक्नोलॉजी बदलती रहेगी, जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होगी, डेवलप होगी, वैसे उसके हैक करने के नए नए तरीके आएंगे। तो ये चोर पुलिस का गेम है। तो तो पुलिस इतना अच्छा बने कि चोरी ना हो, या चोर कहीं ना कहीं कुछ चोरी करे और उसके बाद पुलिस को रिएक्ट करना पड़े, ये गेम चोर पुलिस का है। तो ये चलता रहेगा, कभी कोई बेहतर होगा, कहीं दूसरे दिन कोई पुलिस बेहतर रहेगी या चोर बेहतर रहेगा। पर हमें उस पे कॉन्स्टेंटली काम करना जरूरी है। ये ऐसे नहीं है कि मैंने कुछ एक्शंस ले लिए और सब ठीक हो गया। जैसे मैंने ताले का एग्जाम्पल दिया, ताला तोड़ने को समझ जाएंगे, नए ताले आएंगे उनको तोड़ेंगे। तो उस हिसाब से ये इंडस्ट्री इवॉल्व होती रहेगी, अटैक्स इवॉल्व होते रहेंगे, और हमें कॉन्स्टेंटली उस पे काम करना पड़ता है। आपको हर दिन
पुलिस जैसे पुलिस हर दिन निगरानी रखती है, ऐसा नहीं होता है कि आज मैंने किया कल मैंने छोड़ दिया। तो उस हिसाब से यू हैव टू बी देयर 24/7 365 टू मेक श्योर दैट सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी इज इन प्लेस। एक्चुअली जो बात मैं समझ पाई हूँ उस पूरे डिस्कशन में, एक तो ये कि हमारी इंफॉर्मेशन हम समझते हैं हमने यहाँ यहाँ दी है, बट इट इज नॉट ओनली देयर, इट इज ऑल अराउंड। वो क्योंकि Yes. इतने वेंडर्स इतने सबके थ्रू जाती है तो हमारी इंफॉर्मेशन बहुत बाहर है। तो उसके हाँ, लिए हमें ही केयरफुल रहना है, क्योंकि वी डोंट नो बेसिकली हाउ दीज थिंग्स वर्क। हैकर्स नो, दे आर द या नॉलेजेबल टेक्निकल पर्सन, वी आर नॉट। या तो हमें या उसके लिए एक तो ये है कि जो प्रिकॉशनरी सिक्योरिटी सेटिंग्स है उसको रिवाइव करना चाहिए, अपडेशन हमेशा रखनी चाहिए, और कोई भी हमसे अननेसेसरी